आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है। उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, जिसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। अभी हम लोग समास प्रकरण में प्रविष्ट हुए हैं। आज हम लोग तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, ऐसा पूर्व कक्षा में भी बताया गया है। तत्पुरुष समास का दो भेद है, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। तो व्यधिकरण तत्पुरुष में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी ये समास होता है, जिसमें द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां रहती है। जैसे कृष्णम श्रितः, कृष्णम में द्वितीया है तो श्रितः में प्रथमा है। नखेन भिन्नः, नखेन में तृतीया है तो भिन्ना में प्रथमा है। काकाय बलि, काकाय में चतुर्थी है, बलि में प्रथमा है। चौरात भयः, चौर में पंचमी है, भय में प्रथमा है। राज्ञः पुरुषः, राज्ञः में षष्ठी है और पुरुष में प्रथमा है। पुरुषेषु उत्तमा, पुरुष में सप्तमी है, उत्तम में प्रथमा है। तो दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां रहती हैं, इसलिए इसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अब दोनों पदों में जब समान विभक्तियां रहती है तो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। समान विभक्ति जो होती है वह कर्मधारय समास में ही होती है। जैसे कृष्ण काकः, अब कृष्ण काकः, कृष्ण में प्रथमा है, काकः में भी प्रथमा है। कृष्णस्य काकस्य, कृष्ण में षष्ठी है, काकस्य में भी षष्ठी है। कृष्णे काके, कृष्ण में भी सप्तमी है, काके में भी सप्तमी है। तो इस तरह से दोनों पदों में जब समान विभक्ति रहती है तो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और समानाधिकरण तत्पुरुष जो होता है वह कर्मधारय तत्पुरुष कहलाता है। उसके कर्मधारय संज्ञा होती है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, इस सूत्र से। इसी क्रम में एक बात और जानना है। अगला सूत्र है उपमानानि सामान्य वचनैः, उपमानानि सामान्य वचनैः। आज इसी सूत्र पर व्याख्यान सुनना है। तो उपमानवाचक शब्द उपमेयवाचक शब्द के साथ समस्त होता है। उपमानवाचक, उपमान किसे कहते हैं? जिससे किसी की उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय कहलाता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा से किसी के मुख की उपमा दे रहे हैं तो चंद्रमा उपमान हुआ और मुख उपमेय हुआ। तो जिसके द्वारा किसी की उपमा दी जाए, माने बराबरी किया जाए, वह उपमान कहलाता है। और जिसकी बराबरी किया जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है कि ऐसा है, तो वह उपमेय कहलाता है। तो उपमानवाचक समर्थ सुबंत का उपमेयवाचक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और यह भी कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें अंतर क्या होगा? विशेषण विशेषेण बहुलम,
विशेषण वाचक जो शब्द है वह तो विशेषवाचक शब्द के साथ समास होता है, लेकिन यहाँ उपमान वाचक जो शब्द है उपमेय वाचक शब्दों के साथ समास होता है। इसलिए सूत्रकार कहते हैं उपमानानि सामान्य वचन ही। उपमान वाचक जो शब्द है सामान्य वचन अर्थात सामान्य जो है उसके साथ उसकी जो तुलना कर रहे हैं, सामान्य वाचक जो शब्द है उसके साथ से समस्त होगा। जैसे श्यामः घनः इव, श्यामः घनः इव, श्याम कैसे हैं तो घन के समान। अब देखिए श्याम घन के समान है, घन कहते हैं बादल को। अब यहाँ श्याम घन के समान है तो श्याम जो है सो उपमेय है और घन जो है सो उपमान है। इसलिए कि घन से ही उपमा दे रहे हैं, बादल से ही उपमा दे रहे हैं श्याम को, कि श्याम कैसे हैं, अर्थात श्याम भगवान कृष्ण जो हैं वो कैसे हैं तो घना युवा, घन के समान है। तो यहाँ घन इव श्याम की है या श्याम घन इव, समास तो हो जाए घनसु श्यामसु। इस अलौकिक विग्रह की स्थिति में उपमानानि सामान्य वचने इस सूत्र से समास हो जाए। समास होने के बाद में कृतोद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप हो जाएगा, बच जाएगा घन श्याम, या श्याम घन भी कर सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पूर्व में कौन होगा इसके लिए उपसर्जन संज्ञा करना होगा। उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात समास करने वाला जो शास्त्र है सूत्र है उसमें जो प्रथमा पद है उससे जो निर्दिष्ट शब्द है उदाहरण में उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो समास हम किए हैं उपमानानि सामान्य वचने ही, तो उपमानानि यह जो प्रथमांत पद है, सामान्य वचन ही तृतीयांत पद है। तो प्रथमांत पद जो उपमानानि है उससे निर्दिष्ट प्रयोग में कौन सा शब्द होगा, उपमान कौन है, घन है कि श्याम है, उपमान वाचक शब्द घन है, इसलिए घन का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। तो घन श्याम होगा, चाहे विग्रह में आप श्याम घन पीछे भी रहेंगे तो पर भी घन आगे आ जाएगा, या घन श्याम रह गए तब भी घन आगे ही रहेगा, क्योंकि घन जो है उपमान वाचक शब्द है, घन मेघ का वाचक शब्द है और श्याम जो है कृष्ण का वाचक शब्द है। तो घन श्याम हो जाएगा। इसके बाद में पूर्व प्रातिपदिक के आधार पर ज्ञाप प्रातिपदिकात इस सूत्र से प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति लाकर हम लोग बनाएंगे घन श्याम। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। व्याघ्र पुरुषः कहते हैं, पुरुषः व्याघ्र इव, यह पुरुष कैसा है तो बाघ के समान है। तो पुरुष की तुलना बाघ से कर रहे हैं, उपमा बाघ से दे रहे हैं। तो बाघ जो है वह उपमान वाचक शब्द है और पुरुष जो है उपमेय वाचक शब्द है। तो यहाँ पुरुष सु व्याघ्र सु, इस स्थिति में उपमानानि सामान्य वचन से समास हो जाएगा और समास होने के बाद कृतोद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो क्या बच गया, पुरुष व्याघ्र। अब व्याघ्र शब्द चूंकि उपमानवाचक शब्द है, उपमानानि सामान्य वचन ही, इस सूत्र से उपमानानि प्रथमांत पद यह है, इससे निर्दिष्ट जो उपमानवाचक शब्द है व्याघ्र है, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। और उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन संज्ञक जो शब्द है उसका पूर्व में प्रयोग होता है, तो उसका पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। तो पूर्व में आ जाएगा, अंत में भी है फिर भी वो पूर्व में आ जाएगा। तो व्याघ्र पुरुषः, इस तरह से सिंह पुरुषः इत्यादि बनेगा। अब यह देखिए, विशेषणम विशेषेण
बहुलम जो था, तो विशेषणवाचक एक प्रकार से व्याघ्र पुरुषः जो कह रहे हैं, या पुरुष व्याघ्र कह रहे हैं। तो व्याघ्र पुरुषः, व्याघ्र क्या है? विशेषणवाचक शब्द है, एक तरह से उपमा उससे दे रहे हैं पुरुष के, तो वह विशेषणवाचक शब्द आगे में आ जाएगा, तो व्याघ्र पुरुषः हो जाएगा। उपमानानि सामान्य वचन ही, इस सूत्र के आधार पर उपमानवाचक शब्द आगे में आ जाएगा। तो इस तरह से उपमानवाचक शब्द और विशेषणवाचक शब्द जब सामान्य शब्दों के साथ, समर्थ के साथ समस्त होता है, तब वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसी क्रम में एक और सूत्र आता है मध्य पद लोपी समास, जिसको कहेंगे साक पार्थिवादी नाम सिद्धये उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम। साक पार्थिव इस शब्द बनता है, तो साक पार्थिव किसको कहते हैं? पार्थिव राजा को कहते हैं। और साक माने तो साग, सब्जी जो खाते हुए है, इसका अर्थ होता है साक पार्थिव का मतलब होता साक प्रिय पार्थिव, यानी साक हो प्रिय जिस पार्थिव को, उसको साक पार्थिव कहते हैं। तो समास करते हैं, विग्रह करते हैं साक प्रिय पार्थिव, साक प्रिय सु पार्थिव सु, यह लौकिक विग्रह हुआ। इस स्थिति में अब यहाँ समास हो जाता है, विशेषणम विशेषेण बहुलम, इसे समास कर देंगे। समास होने के बाद में ये वार्तिक है, साक पार्थिवादी नाम सिद्ध है उत्तर पद लोपस्य संख्यानम। उत्तर पद जो है उसका लोप हो जाएगा, तो साक प्रिय पार्थिव, साक प्रिय सु पार्थिव सु, तो सु तो लोप हो गया पहले दोनों का सु। अब साक प्रिय जो में जो प्रिय है, उत्तर में जो पद है ये प्रिय, तो प्रिय पद का लोप हो जाता है। जब ये लोप हो जाएगा तो साक पार्थिव हो जाएगा, यही मध्य पद लोपी समास कहलाता है। और जब ये लोप हो जाएगा तो साक पार्थिव हो जाएगा। अब उसके बाद प्रथमा एक वचन में इंज्ञा प्रातिपदिकाति सूत्र से सुविभक्ति ला करके साक पार्थिव बनाएंगे। उसी तरह से देव पूजको ब्राह्मण, देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? देव पूजक ब्राह्मण, देवता को पूजने वाला ब्राह्मण। तो देव पूजक सु पार्थिव सु, तीन पद है समास होने के समय में, देव पूजक सु पार्थिव सु, लेकिन समास होने के बाद में कृतद्धित समास प्रातिपद संज्ञा और विभक्ति का लोप हो जाता है, तो देव पूजक ब्राह्मण ऐसा हो जाता है। अब यहाँ उत्तर पद जो है, देव के बाद जो पूजक है वो पूजक का लोप हो जाता है। मध्य में यह पद जो है उत्तर पद में पर में है तो लोप हो जाता है, तो देव ब्राह्मण हो जाता है। तो देव ब्राह्मण का मतलब होता है देवता को पूजने वाला ब्राह्मण, देव ब्राह्मण। इस तरह से मध्य पद लोपी समास बहुत ज़्यादा जगह पर मध्य पद लोपी समास देखने को मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कोई कहता है मृग नयन, अगर पुरुष है तो मृगस्य नयने इव नयने यस्य, मृग के नयन के समान नयन हो जिसके, तो मृग नयन, मृग नयना कैसे होगा? मृग नयन नयन, मृग नयन औ नयन सु, तो यहाँ नयन का बीच का जो नयन है उसका लोप हो जाता है, तब मृग नयन बनता है। लेकिन मीनाक्षी में नहीं, मीन की आँख के समान आँख हो ऐसा नहीं, अर्थात मीन के समान ही आँख हो जिस स्त्री का, उसको मीनाक्षी कहेंगे। लेकिन मृग नयन हमें नहीं, मृग के समान नयन नहीं होता है। मृग के नयन के समान नयन हो तो वह सुंदरता का द्योतक है। मृग का जो नयन होता है बड़ा सुंदर होता है, उसके समान नयन हो जिस स्त्री का या जिस पुरुष को,
उसको मृग नयन या मृग नयनी कहेंगे। यहाँ मृग नयन नयन होना चाहिए था, लेकिन बीर्च का जो नयन है वह लुप्त हो गया है। शाक पार्थिवादि नाम सिद्ध है उत्तर पदलोप से उपसंख्यानम, इस वार्तिक के अनुसार। तो उत्तर पदलोप हो जाने से यहाँ मध्य पदलोपी समास यह कहलाता है। इस तरह से हम लोग तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो कर्मधारय समास है उसका पाठ हम लोग पढ़े। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। ओ